Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to Education Leopard. गाइस, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी अगली एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक पोएम नंबर 2 द लैब्रनम टॉप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि लिखी है टेड ह्यूग्स ने। टेड ह्यूग्स का जन्म एस्पिनल स्ट्रीट इन माइथोल्मरॉयड, ये एक जगह का नाम है माइथोल्मरॉयड, जो कि वेस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर नॉर्दर्न इंग्लैंड में है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था टू विलियम हेनरी एंड एडिथ ह्यूग्स। विलियम हेनरी टेड ह्यूग्स के फादर थे और एडिथ ह्यूग्स इनकी मदर थी। ह्यूग्स का जो अर्ली पोएटिक वर्क था, यानी कि जो स्टार्टिंग में पोएटिक वर्क था, इट वाज रूटेड इन नेचर एंड इन पर्टिकुलर द इनोसेंट सैवेजरी ऑफ एनिमल्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एन अर्ली एज। तो जो टेड ह्यूग्स हैं, बेसिकली उनका बचपन से जो इंटरेस्ट रहा है वो रहा है नेचर पोइट्री के अंदर और पोइट्री रिलेटेड विद एनिमल्स। इसके अलावा ही रोट फ्रीक्वेंटली ऑफ द मिक्सचर ऑफ ब्यूटी एंड वायलेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि आम तौर पर जो हमारी कुदरती दुनिया है, कुदरती दुनिया के अंदर खूबसूरती और वायलेंस, यानी कि दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन टेड ह्यूग्स इनको बहुत अच्छे से मिक्स करके लिखते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम्स रही हैं दो, हॉक रूस्टिंग एंड जैगुआर्स। इनके अंदर इन्होंने दिखाया है, एक मैं फ्रेज़ कहूँगा इनकी पोइट्री का ही, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दैट मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके अंदर ताकत होगी वही सरवाइव कर पाएगा। और ऐसी ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है इन दो पोइम्स के अंदर, जिनका नाम है हॉक रूस्टिंग एंड जैगुआर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग तरह की पोएम के बारे में, जिसका नाम है द लैब्रनम टॉप। बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट अ रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लैब्रनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड। अब लैब्रनम ट्री इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, बट गोल्ड फिंच बर्ड इज़ नॉट दैट मच कॉमन इन इंडिया, राइट। सो इस बर्ड की मैं आपको पिक्चर साथ में दिखाऊंगा। ट्री इज़ येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस। यानी कि गोल्ड फिंच के आगमन से पहले, जब तक गोल्ड फिंच बर्ड इस पेड़ के ऊपर नहीं आके बैठती है, उससे पहले तक ये पेड़ बिल्कुल ही साइलेंस होता है। डेथ लाइक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन जैसे ही ये बर्ड एंटर करती है, इस पेड़ के ऊपर आके बैठती है, ये पेड़ दोबारा खुशनुमा हो उठता है, फुल ऑफ लाइफ हो जाता है। सो आइए बात करते हैं पोएम के बारे में। पोएम का स्टेंजा नंबर 1 को स्टार्ट ऐसे होता है, द लैब्रनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। सो इन लाइन्स के अंदर लैब्रनम ट्री की क्या बता रहे हैं टेड ह्यूग्स कि लैब्रनम ट्री की जो टॉप है, यानी कि जो टॉप ऊपर वाला पार्ट है, इट इज़ येलो, जो इसके पत्ते हैं वो सूख कर पीले हो चुके हैं। द ट्रीज टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट इन द डे टाइम ऑफ सेप्टेम्बर मंथ। अब अगर आपको आर्कीटाइप्स के बारे में पता है, लिटरेरी आर्कीटाइप्स के अंदर बेसिकली जो सितंबर मंथ है, अब हमारे इंडिया के अंदर सितंबर मंथ में मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है, वी डोंट हैव एनी इशू विद द वेदर पर्टिकुलरली। बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, सितंबर में प्योर ऑटम सीज़न होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और लिटरेचर के अंदर ऑटम को एक बैड ओमन माना गया है लिटरेरी आर्कीटाइप्स के अंदर। बैड ओमन या फिर सैडनेस का प्रतीक मैं कहूँ तो सितंबर मंथ यहाँ पे पोएट ने दिखाया है, इट इज़ ऑटम सीजन एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन, यानी कि जो नए बीज थे वो टूटकर नीचे गिर चुके हैं। द पोएट हैज़ यूज द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट। येलो सिम्बलाइजेज साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। ही डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर। अब समझने वाली ये चीज़ है कि ये जो कलर है इसका आर्कीटाइप क्या कहता है। पहले तो हमने देखा कि जो ऑटम सीज़न है ये एक सैडनेस का प्रतीक होता है इन इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन अगर हम यहाँ पे येलो कलर की बात करें, इट सिम्बलाइजेज साइलेंस, यानी कि एकांत है, चुपचाप है, डेथ, और साथ ही साथ ये अपने से टोटली ऑपोजिट ब्यूटी, यानी कि खूबसूरती को भी बयान करता है। सो आइए चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चेयरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप,
of chitterlings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, जो स्टेंजा नंबर 2 है इस पोएम का, बिकॉज यहाँ पे टेड ह्यूग्स हमें बता रहे हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड जब भी आती है इस पेड़ के ऊपर, उससे पहले कैसी सिचुएशन होती है, डेथ लाइक। अब जैसे ही वो सडन एक तरह से एंट्री करती है, उस पेड़ के ऊपर आती है, एक टहनी के ऊपर पैर रखती है, सबसे पहली टहनी के ऊपर आके जब ये बर्ड बैठती है तो ये पूरे का पूरा जो ट्री है उसमें चरप यानी कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जो गोल्ड फिंच बर्ड के यंगर वंस हैं, यानी कि जो उसके बच्चे हैं, जो छोटे चिड़ियाँ हैं, वो इतना शोर मचाते हैं, चरप करते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो गोल्ड फिंच बर्ड खुद है, ये बहुत ही तेज़ होती है लेकिन कॉशियस होती है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होती है, प्रीकॉशियस होती है, जैसे कि छिपकली। अब छिपकली की एग्जांपल यहाँ पे क्यों दी है, हम कभी भी दीवार पे छिपकली को देखेंगे, वो बहुत तेज़ी से अपने शिकार की तरफ बढ़ती है, लेकिन कभी भी शिकार को पकड़ते वक्त कभी भी गिरती नहीं है। और वही मोमेंट यहाँ पर गोल्ड फिंच बर्ड करती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है अपने बच्चों की तरफ, लेकिन गिरने का सवाल भी पैदा नहीं होता, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीकॉशियस। एज शी मूव टवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। अब थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर, बिकॉज थिकनेस, जहाँ पे टहनियों की थिकनेस होती है, यहाँ पे मोटाई होती है, उसी के आसपास कहीं ना कहीं पे चिड़ियाँ या पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। तो थिकनेस के आसपास वो आती है और अपने छोटे बच्चों को खाना देती है। और जैसे ही उनके पास जाती है तो जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि एक्सूबरेंट एक्शन उनका ये होता है कि वो बहुत ज़ोर से चहचहाते हैं, और उनकी जो चर्पिंग है और उनके जो विंग्स की जो फ्लैपिंग है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है पूरे के पूरे पेड़ के अंदर, और ये पेड़ जिंदा हो उठता है। पोएट हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Now, because of the movement of the bird and her younger ones, the tree starts to shake and thrill, जो कि लास्ट में कहा है स्टैंजा में, the whole tree trembles and thrills। यहाँ पे पूरे का पूरा जो पेड़ है ये एक तरह से कांप जाता है और इसके अंदर एक अलग से किस्म की एक पावर आ जाती है। Now the poet has given two opposite scenarios of the tree। अब ये अलग अलग दो सिनेरियो दिए हैं। पहले में वो क्या कहते हैं कि ट्री बीइंग डेथ लाइक, राइट। एक तो है कि मौत जैसी सिचुएशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे शांत हैं। स्टिल यानी कि स्टिलनेस भी वहाँ पे है, और डेथ लाइक सिचुएशन है, मतलब बिल्कुल ही शांत है। बट एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंगर वंस, मतलब एक टाइम पे हम देख रहे हैं कि उस ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा स्टिलनेस है कि वहाँ पे बिल्कुल डेथ लाइक सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा चुपचाप है। और दूसरे ही सिनेरियो में वो बता रहे हैं कि वो उसी पंछी के लिए और उसके बच्चों के लिए वो छत का काम भी करता है, एक घर का काम भी करता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। द लेबनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यानी कि यहाँ पे जो गोल्ड फिंच बर्ड खुद है और जो लेबनम ट्री है, ये दोनों ही गोल्ड फिंच बर्ड की फैमिली का इंजन है। बिकॉज लेबनम ट्री पे वो बच्चे रहते हैं और गोल्ड फिंच के आने से वो बच्चे स्टार्टअप हो जाते हैं, यानी कि वो इंजन स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। सो शी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंगर वंस एंड मूव्स टू दी अदर ब्रांच एंड, यानी कि एक टहनी से वो एंट्री करती है पेड़ के ऊपर, खाना देती है, बच्चे चहचहाते हैं, पूरी वहाँ पे थ्रिलिंग होती है, पूरी ट्रैम्बलिंग होती है पेड़ की, और दूसरी टहनी से वो वहाँ से चली जाती है। हर डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस इज़ विजिबल एज हर बॉडी इज़ येलो एंड हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री, यानी कि जो लास्ट में स्टेंजा में लाइन कही है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड होता है जिसके अंदर स्ट्रिप्स हों, यानी कि उसके फेस के ऊपर ब्लैक और येलो कलर की स्ट्रिप्स हैं, और पेड़ के पत्तों का रंग कैसा है, बिल्कुल येलो। तो येलो कलर गोल्ड फिंच बर्ड का भी है और येलो ही कलर पेड़ के पत्तों का भी है। तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनविजिबल ले आती है, मतलब इनविजिबल एग्जिस्टेंस हो जाती है इस बर्ड की, इस ट्री के ऊपर। तो इसीलिए पोइट कहता है कि उसको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लास्ट एंजा में पोइट कहता है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चरअप विस्परिंग, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट
एंड द लेबनम सब्सिडाइज्ड टू एम्प्टी। अब यहाँ पे पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एंड वाली ब्रांच है, यानी कि जहाँ से गोल्डफिंच बर्ड उड़ने लगी है, द बर्ड मेक्स अ स्वीट चर्पिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग, यानी कि धीरे से कुछ कान में किसी के कहना, एंड फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई, यानी कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला, इन्फिनाइट, कभी ना ख़त्म होने वाला जो आसमान है, उसमें खुली उड़ान के लिए वो दोबारा चली जाती है। इट अगेन मेक्स द लेबनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक, और जैसे ही वो उड़ के चली जाती है वो पेड़ पहले की तरह ही स्टिल और डेथ लाइक हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास काफ़ी सारी लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ की गई हैं। तो सबसे पहले एलिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। वी ऑल नो एलिट्रेशन क्या होती है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, यानी कि एक या दो लगातार आने वाले दो शब्दों के अंदर एक कॉन्सोनेंट साउंड आए। तो स्टैंजा 1 में हम देखते हैं सितंबर सनलाइट बोला गया है, उसके बाद बोला गया है ट्री ट्रेम्बल्स। तो पहले आता है स का साउंड और उसके बाद में आता है ट का साउंड, दो बार आते हैं दोनों साउंड, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। देन पोएट हैज़ यूज सिमिली, जैसे कि वो कहता है स्लीक एज अ लीजर्ड, मतलब जो गोल्डफिंच बर्ड का जो एक्शन होता है थिकनेस तक जाने का, ट्री की जो ब्रांचेस की थिकनेस तक जाने का होता है, इट इज़ स्लीक एज लिजर्ड, मतलब एक छिपकली की तरह। जब तरह यानी कि जैसे या लाइक या एज, जब ये वर्ड आ जाते हैं तो ये सिमिली बन जाती है। तो दूसरी यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ करते हैं टेड ह्यूज स्टैंजा नंबर 2 में, इट इज़ मेटाफर। अब मेटाफर होता क्या है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है जनरली किसी क्वालिटी के बीच में। जब वो कहते हैं शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, यानी कि जब भी गोल्डफिंच बर्ड एंटर करती है तो एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। सो द नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज़ कंपेयर्ड टू द मशीन्स नॉइस। तो यानी कि जो बर्ड्स के द्वारा नॉइस किया जा रहा है, आवाज़ की जा रही है, उसको किसके नॉइस से कंपीट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, मशीन के। दूसरी एग्जांपल आ जाती है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तीसरी एग्जांपल आ जाती है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो मेटाफर 3 जगह पे यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद आ जाती है पर्सोनिफिकेशन। एज वी नो पर्सोनिफिकेशन में हम नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं किसी की, यानी कि पर्सनल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग जो कि नॉन ह्यूमन चीज़ के अंदर दिखानी होती हैं। सो द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जब लास्ट लाइन में बोलते हैं तो दैट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। स्टैंजा नंबर 3 में क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये कहाँ पे आया है दोस्तों, जब वो कहते हैं हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ये फिगर ऑफ स्पीच है वेयर द एडवर्ब इज़ ट्रांसफर टू अनदर नाउन, यानी कि एक एडवर्ब है जो कि एक नाउन बन जाता है। देखिए बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, मतलब वो स्ट्रिपी चेहरा है जिसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं येलो और ब्लैक कलर की गोल्डफिंच के चेहरे के ऊपर, और वो टहनियों के बीच में, पीले पत्तों के बीच में वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं जिनसे एक्सप्रेशंस क्रिएट हो रही हैं पोइट्री के अंदर। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज ये आपको नोट्स बनाने में और आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ आया है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।